चैट जीपीटी स्टूडेंट्स के लिए एक हथियार के रूप में माना जाए या एक ऐसा हथियार जो उनके लिए गलत साबित भी हो सकता है उनके फ्यूचर के लिए? जिस तरीके से हम उसे यूज कर रहे हैं तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए वेदर एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट कि क्या मैं उसका इफेक्टिव यूज कर रहा हूं या मिस यूज कर रहा हूं। इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें तो ज़्यादातर उनका फोकस ये होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी तरफ खींचे जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटी फीस है वो कैसे वसूली जाए। सरकारें आगे आएं और कहें कि शिक्षकों की जो सैलरी है या जो बेसिक आपका फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वहां सरकारें हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं ताकि आप क्वालिटी एजुकेशन दें। किस तरह से हमारे स्कूल्स, हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारे कॉलेजेस को 5 स्टार की लुक दी जाए ताकि जब बच्चा आए, पेरेंट्स आए तो उनकी आंखें चकाचौंध से खुली की खुली रह जाएं कि मेरा अगर बच्चा पढ़ेगा तो इस कॉलेज में ही पढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपने बिल्डिंग बाहर से बहुत अच्छी अट्रैक्टिव बनाई है कि शायद लोग अट्रैक्ट होकर आए, लेकिन ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। ये अट्रैक्शन तब तक सस्टेन नहीं करेगा जब तक कि सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक इंस्टीट्यूशन में होता है वो टीचर्स होते हैं। कहीं ना कहीं आज पेपर लीक भी हो रहे हैं, बच्चे लगातार 2-2 साल तैयारी करते हैं उस एक पल की जब हमारा एग्जाम होगा, लेकिन उस पल के बाद जो बच्चे खुश होकर बाहर आते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है पापा, लेकिन दूसरे दिन ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था और सरकार ने वो सारे पेपर रद्द कर दिए। अब दोबारा से आपको तैयारी करके दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा 10-15 दिन, महीने बाद। जो इसके पीछे परिवेश है वो वही है कि लोग ओवर एम्बिशियस हो गए हैं और एट एनी कॉस्ट उनको वो एम्बिशन पूरी करनी है। इस वजह से वो ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं जो इस तरीके के रैकेट में फंसे हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं वरिंदर सिंह बिरमानी। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास प्रोग्राम द बिग पॉइंट। हमेशा हमारी ये खास कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के जरिए कुछ ऐसे मुद्दे जरूर आपके सामने लाए जाएं जिन पर विचार करने की आज बेहद जरूरत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में शिक्षा प्रणाली की। जी हाँ, एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो हर घर में आवाज देता है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ने में मदद करता है और एक ऐसा सिस्टम जिसको क्या हम बदलना चाहें तो क्या आसानी से बदला जा सकता है। जी हाँ, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। नई दिल्ली में एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, भारतीय विद्यापीठ, जो ना सिर्फ मैनेजमेंट स्टडीज को बढ़ावा दे रहा है बल्कि जर्नलिज्म को बढ़ावा दे रहा है और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे नए कोर्सेज बच्चों के लिए लेकर आ रहा है। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपके इसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से। प्रोफेसर एम एन हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हुड्डा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। माय प्लेजर एंड ऑनर। सो हुड्डा साहब, सबसे पहले तो एक सीधा सटीक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आज हम एक ऐसे युग में बैठे हैं जहाँ पे चैट जीपीटी हमारे साथ है, कई ऐसे और ऐप्स हैं, जेमिनी है, एआई है। बच्चे बखूबी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बच्चे बखूबी जानते हैं कि टीचर्स ने हमें जो होमवर्क दिया है उसको कैसे हम बड़े मज़ेदार तरीके से, आसान तरीके से चैट जीपीटी के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। पर क्या वाकई चैट जीपीटी स्टूडेंट्स के लिए एक हथियार के रूप में माना जाए या एक ऐसा हथियार जो उनके लिए गलत साबित भी हो सकता है उनके फ्यूचर के लिए? भलेंद्र, आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो अत्यंत महत्व का है उसे आज टच किया है अपने इस बिग पॉइंट एजेंडा में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो चैट जीपीटी और इन जनरल मैं ये बताऊंगा कि जनरेटिव एआई को हथियार समझना है, लेकिन हथियार ऐसा जैसे कि हम किचन में नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, एक चाकू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो चाकू अगर हम किचन में इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है सब्जियां काटने के लिए, लेकिन अगर उसी नाइफ, उसी चाकू को हम किसी के मर्डर के लिए इस्तेमाल करें तो ये घातक हो सकता है। एग्जैक्टली सेम वे हमें जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सब का इस्तेमाल बच्चों को भी और टीचर्स को भी करना ही चाहिए इस दौर में, लेकिन ये समझ के कि इस नाइफ का इस्तेमाल हम नाइफ के जैसे किचन में कर रहे, न कि हम किसी को इंज्योर करने के लिए और किसी का मर्डर करने के लिए एज अदरवाइज कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे। और मैं हमेशा ये कहते आया हूं कि जो बदलता परिवेश है, इस बदलते परिवेश में सिर्फ और सिर्फ बदलाव कांस्टेंट है। इंग्लिश में मैं कहता हूं कि देयर इज नथिंग कांस्टेंट ऑन दिस अर्थ एक्सेप्ट चेंज। सो ऑल ऑफ अस शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस अप फ्रंट
otherwise the rapidly changing technological ecosystem will change all of us. Definitely. और मैंने टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमैनिटीज में भी मेरा पैशन और इंटरेस्ट रहा है। मैं हमेशा ये कहते आया हूँ कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते। एंड दैट्स हाउ गालिब सेड दैट उमर भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। क्या बात। आज वो दौर है बखूबी। कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं है, प्रॉब्लम उस चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई में नहीं है। जिस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उसे यूज कर रहे हैं, तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए वेदर एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट कि क्या मैं उसका इफेक्टिव यूज कर रहा हूं या मिस यूज कर रहा हूं। पर क्या ये बहुत बड़ा point है। हुड्डा साहब, क्या ऐसा संभव है कि आने वाले समय में हम ये देखें कि एक चैट जीपीटी भी स्पेशल कोर्स बनाया गया है कॉलेजेस में? क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट लोग तो कर ही रहे हैं, कोई वेबिनार कर रहा है, कोई सेमिनार कर रहा है या वर्कशॉप ले रहा है, पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोकस करें, क्या ये संभव है आने वाले टाइम? बिल्कुल संभव है और इसकी शुरुआत हो गई है। और अगर हम सारे हमारे जैसे टेक्नोलॉजी इनेबल टीचर्स, तो बच्चे और टीचर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना डेटा एक्सप्लोर करने के लिए, आप अपनी चीज़ों को कंसोलिडेशन तक लाने से पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस देश में अब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नाम से सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। हाँ जी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? जैसे आप आज ने ये विषय आपने डिसाइड किया और इस विषय पे आप सवाल पूछ रहे हैं जी। ये शो उतना इफेक्टिव हो सकता है, उतना यूजफुल हमारी ऑडियंस के लिए हो सकता है, शिक्षकों के लिए भी और अभ्यर्थियों के लिए भी उतना यूजफुल हो सकता है, जितने अच्छे सवाल और उतने ही उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली जवाब। बिल्कुल। तो हम चैट जीपीटी हमें क्या आंसर दे और चैट जीपीटी से हम क्या चाहते हैं, इसके लिए इस बात की ज्यादा जरूरत है कि हम उससे सवाल किस तरीके से पूछें। और ये जो सवाल पूछने का तरीका है चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई से, इसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं कि व्हाट प्रॉम्प्ट वी शुड गिव सो दैट अकॉर्डिंगली द बेस्ट पॉसिबल और कस्टमाइज्ड और डिजायर्ड आंसर शुड कम। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हैज ऑलरेडी बिकम एन वेरी एस्टैब्लिश्ड सब्जेक्ट इन मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज को बताती हैं, उनको स्पेशली वर्कशॉप्स लगाती हैं कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, किस तरह से कोड जनरेट किया जा सकता है, जो हमारा काम 10 घंटे में होता था वो उसे कैसे 10 मिनट में किया जा सकता है। जी जी, ये हो रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज भी बहुत अच्छे से अपने स्टाफ को ट्रेन कर रही हैं कि आप किसी कोड को जनरेट करने के लिए क्या प्रॉम्प्ट देंगे। सिर्फ कॉशन ये है कि जो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद जो डेटा निकल कर आता है सामने, जो रिकमेंडेशंस निकल कर आता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका कोई कोड निकल कर आएगा, एज इट इज यूज करने से, एज इट इज यूज अगर हम करते हैं तो हम एक डिजास्टर की तरफ जा सकते हैं। अब वहां ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम कर दिया कि एक रिकमेंडेशन दिया। अब जरूरत इस बात की है कि नेचुरल इंटेलिजेंस सामने लाया जाए, जो ह्यूमन एलिमेंट है वो सामने लाया जाए, उससे क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड की जाए, जो प्रोबेबली हम शायद दिनों दिन, हफ्ते, महीने अपना टाइम वेस्ट करते एक बेसिक रिकमेंडेशन और बेसिक डेटा सेट इकट्ठा करने में, वो टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है और विद इन फ्यू सेकंड्स दिया है, विद इन मिनट्स दिया है। लेकिन अब हम अपनी इनोवेशंस ऐड करें, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करें, ह्यूमन एलिमेंट और नेचुरल इंटेलिजेंस दिखाएं, इसके हेल्प से जो अल्टीमेट आउटकम निकल कर आएगा वो आउटकम होगा जिस पे वर्ल्ड इंजीनियर्स, यूजर्स सब चेरिश करेंगे। ऐसा आउटकम निकल कर आएगा। बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया। ये तो रही एक नेक्स्ट जनरेशन की बात, जेन ज़ी की बात। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो ज़्यादातर उनका फोकस ये होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी तरफ खींचे जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटी फीस है वो कैसे वसूली जाए। क्या इसका कोई उपाय हो सकता है कि हम शिक्षा को बेचे ना, बल्कि शिक्षा को एक शिक्षा की तरह समझें? एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन की वैल्यू जो है वो हर स्टूडेंट को उतनी ही वाजिब तरीके से मिल पाए, क्योंकि आज भारत में गरीब तबका भी है, अमीर तबका भी है, वो तबका भी है जो नीट के बाद जो बच्चे की परसेंटेज कम आती है तो 1 करोड़ की धनराशि भी दे सकता है कॉलेज को। एक वो बच्चा भी है जो अच्छे मार्क्स लाता है लेकिन 10,000 की मेडिकल कॉलेज में भी जा रहा है। उसी तरह से लॉ की फीस देख लीजिए, जर्नलिज्म की फीस देख लीजिए, MBA की फीस, अलग अलग कोर्सेज की मोटी फीस वसूली जाती है। क्या ये वाजिब है? नहीं, ये जो आपने विषय उठाया ये भी बहुत कंसर्न और चिंता का विषय है फॉर मल्टीपल रीजंस। पहला ये
कि ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है और फीस बढ़ती जा रही है। दूसरा कि जो सरकारें हमारी हैं वो सरकारें धीरे धीरे एजुकेशन से बजट कम करती जा रही हैं और ऑलमोस्ट नॉट ओनली द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं खासकर टेक्नोलॉजी डोमेन में, वो धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंसिंग मोड की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी में कि सरकारों को आगे आना चाहिए ताकि फी को सब्सिडाइज किया जा सके। वही आपसे जानना चाहूंगा, सब्सिडाइज की आप बात कर रहे हैं, अगर किसी कॉलेज या एजुकेशन सिस्टम या एक स्कूल को भी अगर जमीन चाहिए तो वो सब्सिडी पे मिलती है, बिजली की बात करें तो सब्सिडी पे मिलती है, खाने पीने की बात करें तो वहां पे सब्सिडी आती है, तो और क्या सब्सिडी चाहिए? नहीं, ये जो सब्सिडीज हैं ये इन वन और अदर फॉर्म जरूर अवेलेबल हैं, लेकिन ये इस तरह की सब्सिडी की बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें आगे आएं और कहें कि शिक्षकों की जो सैलरी है या जो बेसिक आपका फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वहां सरकारें हैंड होल्डिंग के लिए तैयार हैं ताकि आप क्वालिटी एजुकेशन दें। आपके सवाल में एक दूसरा डायमेंशन भी था, वो ये था कि इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस इस कोशिश में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम कैसे अट्रैक्ट कर सकें। मुझे ऐसा लगता है ये अब बदलते परिवेश में आसान नहीं होगा, इवन ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हो या नए इंस्टीट्यूशंस हो, चूंकि आप शायद अवेयर होंगे कि भारत सरकार ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशनल सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है, इतना स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया है, इस तरीके के बच्चों को चॉइसेस दी हैं कि अब इंस्टीट्यूशन किसी बच्चे को होल्ड करके नहीं रख सकता। बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट मोबिलिटी, और स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में अपने चॉइस के हिसाब से अपना सब्जेक्ट पढ़ सकता हो और इसको कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन मोनोपोलाइज करके अपने पास न रखे, इसे रोकने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया है। और जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में बच्चे के सेमेस्टर के क्रेडिट्स जमा करते रहें, सेव करते रहें, और बच्चा बिना अपने प्रायर इंस्टीट्यूशन से बात किए बिना भी किसी नए इंस्टीट्यूशन में जहां अच्छी पढ़ाई हो रही हो वहां जा सकता है और कह सकता है ये मेरा एबीसी अकाउंट है, ये मेरी अब तक की अर्निंग है, आप इस अर्निंग को मुझे रिडीम करने दें यहां और मैं आगे के कुछ क्रेडिट्स आपके इंस्टीट्यूशन से हासिल करना चाहता हूं। तो वो जो एक इस तरह की साइलोस की सिचुएशन थी कि अगर मैं एक बार इंस्टीट्यूशन में आ गया तो अगले 2 साल या 3 साल या 5 साल के प्रोग्राम में फंस गया यहां, ये अब मुमकिन नहीं है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी से स्टूडेंट्स आर मोर एम्पावर्ड नाउ एंड स्टूडेंट्स कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन चॉइस। तो ये एक बदलाव आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1 दिहाई में ये बहुत ही पेनिट्रेटिव एंड ओमनी प्रेजेंट तरीके से बदलाव हमारे एजुकेशनल समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव और आ रहा है, वो ये है कि किस तरह से हमारे स्कूल्स, हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारे कॉलेजेस को 5 स्टार की लुक दी जाए, ताकि जब बच्चा आए, पेरेंट्स आए तो उनकी आंखें चकाचौंध से खुली की खुली रह जाएं कि मेरा अगर बच्चा पढ़ेगा तो इस कॉलेज में ही पढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर कैंटीन की बात करें, क्लासरूम की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, क्या हमें वो 5 स्टार की ज़रूरत है या एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, टीचर्स को अपडेट करने की ज़रूरत है, बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है? बहुत बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने ये रेस किया, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि एक रेस इंडिया एंड अब्रॉड हर जगह ये है कि 5 स्टार क्या 7 स्टार बिल्डिंग प्रोजेक्ट करें ताकि लोग बिल्डिंग से अट्रैक्ट होकर आए। याद कीजिए, इंडिया सिर्फ इस बात से जाना जाता था कि इंडिया में जो गुरुकुल की एजुकेशन है वो पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप और अपनी पहचान रखता था। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश के टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती हैं। बिल्कुल, आप अगर क्लासरूम में लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको वहां से निकलने का दिल नहीं करेगा, और अगर बाहर से बिल्डिंग देखें तो अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग दिखेगी और दिखेगा ओ इस कॉलेज को, और फिर हम किसी फिर अंदर जाने का मन नहीं करेगा, अंदर जाने का मन नहीं करेगा। तो ये जो एक बदलाव है, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी और इंस्टीट्यूशन को भी समझना चाहिए। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपने बिल्डिंग बाहर से बहुत अच्छी अट्रैक्टिव बनाई है कि शायद लोग अट्रैक्ट होकर आए, लेकिन ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। ये अट्रैक्शन तब तक सस्टेन नहीं करेगा जब तक कि सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक इंस्टीट्यूशन में होता है वो टीचर्स होते हैं। टीचर्स जब तक अच्छी इनपुट डिलीवर नहीं करेंगे क्लास में, टीचर्स जब तक स्टूडेंट्स के प्रति कमिटेड और पैशनेट नहीं होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटी
क्वालिटीज इनसाइड है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने जो नॉलेज उन्हें दिया गया उसे स्किल में कन्वर्ट कर सकें, उसे प्रैक्टिस कर सकें, सिमुलेट कर सकें, और फिर वे कॉन्फिडेंस जनरेट करें। यस, जो मुझे टीचर्स ने क्लास में पढ़ाया है या जो हमने किताबों में पढ़ा वो मैं यहाँ प्रैक्टिस करके एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया है। कल को सोसाइटी में मुझे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जब जरूरत पड़ेगी, सो आई कैन इजीली सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज व्हिच आई हैव गेन। इसकी ज्यादा जरूरत है, न कि बिल्डिंग को हम बाहर से 7 स्टार ठीक है, ठीक है। बिल्कुल एजुकेशन में काला बाजारी आज खुल के सामने आ रही है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील हो रही हैं और गवर्नमेंट ने उन यूनिवर्सिटीज़ को पहचाना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। क्यों आज एक होड़ लग गई है, हर कॉलेज अपने आप को यूनिवर्सिटी का नाम देना चाहता है? स्लोली क्या हुआ, जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसके पीछे के परिवेश को देखिए। स्लोली क्या हुआ है कि एजुकेशन का भी कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया है। इस कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से ये होड़ लगी है और लोग एजुकेशन को एज ए बिजनेस समझते हैं। मुझे लगता है इस सोच में एक बदलाव की जरूरत है कि एजुकेशन एक बिजनेस नहीं है। एजुकेशन समाज में उन लोगों को फैसिलिटेट करना है थ्रू द पावर ऑफ द एजुकेशन, थ्रू द पावर ऑफ द नॉलेज, ताकि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ें और मेन स्ट्रीम में जुड़ने के बाद जो कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन जब से ये कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, इस तरह की कंपटीशन शुरू हो गई है और असल मुद्दे से भटक के हम उसी तरफ जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं जरूर आपके सवाल से मैच करता है कि कालाबाजारी हो रही है। इस पे हमें एज ए टीचर, हमें एज एन इंस्टीट्यूशन, हमें एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट और ऑफ कोर्स जो पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट के हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के लिए पॉलिसी बनाते हैं, सबको सतर्क रहने की जरूरत है। और इसका अदरवाइज कोई समाधान नहीं है अगर हम खुद जागरूक और अवेयर न रहें। बिल्कुल, बहुत सही आपने बोला, पर कहीं ना कहीं आज पेपर लीक भी हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात है, एक बहुत हाई फाई जो एग्ज़ाम नीट कहा जाता है, बच्चे लगातार 2-2 साल तैयारी करते हैं उस एक पल की जब हमारा एग्ज़ाम होगा, लेकिन उस पल के बाद जो बच्चे खुश होकर बाहर आते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है पापा मम्मी और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन दूसरे दिन ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया था और सरकार ने वो सारे पेपर रद्द कर दिए। अब दोबारा से आपको तैयारी करके दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा 10-15 दिन, महीने बाद। क्या ये सही है और क्या ये इस पर लगाम लगाई जा सकती है किसी ना किसी तरीके से? बिल्कुल सही नहीं है। ये बहुत दुखद घटना है जो अभी नीट का पेपर लीक हुआ और मैं भी काफी, और ये उड़े साहब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत पेपर सिर्फ एक नीट नहीं है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में होता है। अगेन जो इसके पीछे परिवेश है वो वही है कि लोग ओवर एम्बिशियस हो गए हैं और एट एनी कॉस्ट उनको वो एम्बिशन पूरी करनी है। इस वजह से वो ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं जो इस तरीके के रैकेट में फंसे हैं। इसमें मेरी टू फोल्ड सलाह है। पहले कि गवर्नमेंट विद स्ट्रिक्ट पॉलिसी एंड रेगुलेटरी मेजर्स शुड कम फॉरवर्ड, ताकि इस तरीके के लोग जो रैकेट चला रहे हो उनको सख्त से सख्त सजा मिले। दूसरा, मैं स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों यानी गार्जियन से यह कहना चाहता हूं कि एक सिर्फ नीट और एक सिर्फ एक एग्जाम ही एंड लाइफ का नहीं है। इसको इस तरीके के एम्बिशन के साथ ना लें कि इसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उन्हें अपने बच्चों के नॉलेज लेवल पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सफिशिएंट है और उसके साथ वो जो कुछ कर सकेंगे शायद उनका भला उसी में है। क्योंकि हमारे एम्बिशंस इतने हाई हो जाते हैं कि उस एम्बिशंस की वजह से हम गलत तरीके के प्रोपेगेंडा और रैकेट के शिकार हो जाते हैं। हमें उससे बचना है। एक एग्जाम इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। और तीसरा कि अब जो पेपर लीक हुआ ये दुखद घटना है, ये होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से इस पे सख्त से सख्त सजा दे। आप इस पे गलती किसकी मानते हैं? सिस्टम की गलती मानते हैं, स्टूडेंट्स की गलती मानते हैं जो अपने पेरेंट्स को फोर्सफुली कहते हैं कि पापा मेरी तैयारी नहीं है, मुझे एक पेपर लाके दे दीजिए जिसके मैं फटाफट आंसर दे दूं और मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, या फिर उन पेरेंट्स की जो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास तो ये बोरी पड़ी है पैसों की, आप चिंता मत करो, आपके लिए क्या मैं पेपर ही लीक करवा दूंगा। मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि इंडिविजुअली स्टूडेंट और पेरेंट्स को हम जिम्मेदार डायरेक्टली नहीं बना सकते, लेकिन जो इकोसिस्टम सिस्टम ने बनाया है, जिस इकोसिस्टम की वजह से हमारे पेरेंट्स और बच्चे दोनों प्रेशर में हैं और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए न चाहते हुए भी किसी ऐसे रैकेट के शिकार हो रहे हैं, इस इकोसिस्टम को तोड़ने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जो हम सवाल पूछें, जो हम इसके लिए असेसमेंट मॉडल लाएं,
वो कोचिंग बेस्ड मॉडल ना हो, क्योंकि ये कोचिंग इतनी बड़ी रैकेट है जो बच्चे को एक्चुअली फंडामेंटली स्ट्रांग करने के बजाय बच्चे को ओवरनाइट कुछ वैदिक स्टाइल सिखा के और बच्चे के एम्बिशंस को बढ़ाने में मदद कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है उससे हम बाहर निकले और हम ये कोशिश करें कि आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, उसके लिए होलिस्टिक ग्रूमिंग अपनी रखिए, फिर आप एक अच्छा प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, लॉ प्रोफेशन है, मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म है, जो भी प्रोफेशन आपके अपने एप्टीट्यूड को सूट करता हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोफेशन बनिए। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, अच्छे नागरिक नहीं बन सकते तो अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। फिर किस समाज की कल्पना हम कर रहे हैं और फिर उन पैसों का क्या होगा जो पैसे हम ये प्रोफेशनल बनकर कमाएंगे। तो मेरी सबसे अपील है, मैं अपने टीचर्स को कहता हूं, मैं जब एकेडमिया में लोगों को एड्रेस करता हूं तो कहता हूं एज एन एकेडमिया हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बनाएं, फिर एक अच्छा नागरिक बनाएं, ताकि मेरा पड़ोसी अच्छा हो, मेरे समाज में लोग अच्छे हों, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम एक अच्छा प्रोफेशनल बनाएं। अगर ये हम फॉलो करेंगे तो शायद उस ओवर एम्बिशन से हम बाहर आ जाएंगे, शायद उस बदलते इकोसिस्टम में हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के पेरेंट्स नहीं फंसेंगे जो अभी फंस रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी को किस अंदाज से आप देखते हैं, क्योंकि हर साल वो वही सेम कोर्स पढ़ाती जा रही है, थोड़े बहुत सिलेबस चेंज होता है, एक आधा लेसन ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ नया आता नहीं है। टीचर्स को भी लगता है कि बच्चे जा रहे हैं पढ़ के, काफ़ी संतुष्ट हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारी यहीं तक जिम्मेवारी है वो ख़त्म हो जाती है। क्या आप संतुष्ट हैं? मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं और मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं कि सभी टीचर्स ऐसा कर रहे हैं। मैं एक संस्था चलाता हूं, भारतीय विद्यापीठ, और आप देखें तो यहाँ कंटिन्यूअस प्रोग्राम फैकल्टी अपग्रेडेशन, फैकल्टी की अप स्किलिंग, री स्किलिंग से रिलेटेड होता है। एक बहुत ही फेमस कोट है कि इन 21st सेंचुरी दोज हु कैन नॉट रीड, राइट एंड स्पीक विल नो मोर बी कंसिडर्ड एज इलिटरेट, रादर दोज हु विल नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न विल बी कंसिडर्ड एज इलिटरेट। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि एक कंटिन्यूअस फेनोमेना है। जो 10 साल पहले बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती थी, जो 10 साल पहले कोई हम एक अप्रोच को फॉलो करते थे, बदलते परिवेश में वो बदल गया है, तो हमें बदलाव की जरूरत है। सो लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, एंड मोर और लेस जो टेक्नोलॉजी डोमेन के फैकल्टी हैं, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम के फैकल्टी हैं, वो इसे समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि एजुकेशन अब साइलोज में नहीं रह सकता। मेरा इंस्टीट्यूशन एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन और मेरे बच्चे सिर्फ अपने ग्रुप में कॉम्पीट नहीं करेंगे, रादर उनको ग्लोबल कॉम्पिटिशन फेस करना है। और ग्लोबल कॉम्पिटिशन वो तभी फेस करेंगे जब ग्लोबल चैलेंजेस को समझेंगे, और ग्लोबल चैलेंजेस में जो एक बदलता परिवेश है कि अनलर्न एंड रीलर्न इज अ कंटिन्यूअस फेनोमेना, इससे जब तक वो अपने आप को एक समावेश इसका अपने अंदर, अपने लाइफ के अंदर, अपने पढ़ाने के अंदर, अपने असाइनमेंट में, अपने ट्यूटोरियल्स में, अपने क्लासरूम इनपुट में, अपने प्रोजेक्ट्स में वो नहीं लाएंगे, वो रिलेवेंट नहीं रहेंगे। तो ये लोगों ने समझना शुरू किया है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, वो इंडिया में आकर अपने कैंपसेस खोल रहे हैं। ये भी उन टीचर्स के लिए आई ओपनिंग है। और टेक्नोलॉजी डोमेन के टीचर्स बाय एंड लार्ज बदलाव आया है। अब वो जमाना कम मिलेगा कि टीचर्स अपने हाथ में फटे पुराने काले गंदे नोट्स लेकर आए और लेकर क्लासरूम में बोर्ड पे जाएं और लिखना शुरू करें। ये बदल रहा है और ये बदलाव मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है। टीचर्स इवन फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड अदर डिसिप्लिन्स हैव स्टार्टेड यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी। ये बड़ा बदलाव है क्योंकि बच्चे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बच्चे 21st सेंचुरी में हैं। अगर टीचर 21st सेंचुरी में ना आए और 18th और 19th सेंचुरी के हिसाब से चले तो शायद उस एजुकेशन का और ऐसे टीचर अपना सम्मान खो चुके होंगे। और बहुत सही आपने बताया। लेकिन आजकल जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट्स का दौर शुरू होता है, तो जब बच्चे को पता चलता है कि मैंने 10, 15, 20 लाख फीस दी है और मुझे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ रही है, एक इंटर्नशिप से 10,000, 5,000, 15,000, ये तो शराब के बराबर है। क्योंकि उसे बाहर निकलते ही इंस्टीट्यूट से वाइट कॉलर जॉब चाहिए, एसी एक कमरा चाहिए, कहीं ना कहीं उसे 50,000, 1 लाख की वैल्यू जैसे एक सैलरी चाहिए पर मंथ। क्या ये संभव है और क्या ये सोच रखना सही है? मुझे ना ये संभव है सबके लिए, ना ये सबको सोच रखनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जॉब, नौकरी, ये एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। और बाई प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से मैड होना,
इस तरीके से ऑब्सेस्ड होना ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होगा। लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये भी बताने की कोशिश हमेशा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को ये करता हूं कि जब हम एजुकेशन हासिल करें तो ये हासिल करें कि उससे मेरी पर्सनालिटी में वो बदलाव आना चाहिए। हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर अपने को तैयार करना चाहिए ताकि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, वेदर फ्रॉम द सोसाइटी और एट द टाइम ऑफ व्हाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम उसे आसानी से और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें। देखिए, अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो टाइम लगता है, जो उन बच्चों के जरिए जिनको हमने पढ़ा के भेजा है और जिनके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दैट डजंट कम फ्री। वो सर्टेनली उसका पे ऑफ देंगे और जो अच्छे एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड, हॉलिस्टिकली डेवलप्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी ये एस्पिरेशंस भी पूरी होंगी। लेकिन जो एक बिल्कुल सही सवाल है कि जो बच्चा पहले दिन कॉलेज आता है उसका सवाल होता है कि परसेंटेज नंबर कितने आएंगे, अगला सवाल होता है कि पैकेज कितना मिलेगा। ये सवाल ना बच्चे पूछ रहे हैं ना पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मेरा बच्चा यहां से निकलने के बाद क्या समाज में एक वैल्यूड मेंबर बन पाएगा, क्या जिस संस्था में जाएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, जिस कंपनी में जाएगा, वहां एक वैल्यूड एंड प्रोडक्टिव मेंबर बन पाएगा क्या। सैलरी इज अ पार्ट, सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए, समाज में एक अच्छा सोशल स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन का पर्पस और सोल एजेंडा नहीं है। सोल एजेंडा है पर्सनालिटी में वो बदलाव लाना जिस बदलाव से खुशबू आए, न कि वो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट के पीछे दौड़ना। ये बदलाव भी हमें समाज में लाने की जरूरत है और बच्चे सिर्फ इस पे ना सोचें कि कितना पैसा मिलेगा। इफ दे कैन कंट्रीब्यूट मोर, इफ दे कैन बी प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, organizations will make them happy and they will be a proud member in both in terms of their contribution, in terms of getting salaries. बहुत बढ़िया आपने बोला, क्योंकि अगर हम अब साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो उनमें से एक सबसे सॉलिड जो एजुकेशन हब माना जाता है, भारत को माना जाता है, इंडिया को माना जाता है। और भारत में पढ़ने के लिए ना सिर्फ बाहर से बच्चे आते हैं, बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, कीनिया की बात करें, वहाँ से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। पर हमारे भारत में जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, यूएस में पढ़ने जा रहे हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में पढ़ने जा रहे हैं। क्या उन्हें वहाँ जो दिखता है, ऐसा क्या जादू है? मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 20-25 सालों की उपज है। ये जो हो रहा है ये पिछले 20-25 सालों से हो रहा। इससे पहले हमेशा हमने भारत में जो शिक्षा प्रणाली रही है उसको पूरे वर्ल्ड ने सराहा है और इस बात की ज़रूरत है कि हमें ये कॉन्फिडेंस बच्चों में और पेरेंट्स में लाना चाहिए। आप देखें, जो बच्चे समहाउ और अदर यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो अब्रॉड जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके पीछे एक बेसिक बदलाव है कि अब जो ग्लोबलाइजेशन आया, उस ग्लोबलाइजेशन में जो बच्चे पढ़ के सोसाइटी में जा रहे हैं, दे हैव टू बी मोर स्किल ओरिएंटेड, दे हैव टू बी मोर टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग than having just knowledge mugged up from the classes, mugged up from the books or from the teachers notes। इसमें अगर हम बदलाव लाते हैं और अपने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अपने ओवरऑल टीचिंग लर्निंग सिस्टम में प्रोजेक्ट बेस्ड, फील्ड बेस्ड, सर्वे बेस्ड, रोल प्ले बेस्ड, आप जर्नलिज्म डोमेन से हैं, आप देखें कि क्या जर्नलिज्म एजुकेशन क्लासरूम में बैठकर सिर्फ पढ़ाकर और एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करा के क्या हम उस बच्चे को फील्ड रिपोर्टर बना सकते हैं? क्या उस बच्चे को हम एक ट्रू जर्नलिस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अगर ये बदलाव आया तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि इस ऑप्टिमिज्म की वजह से वो जरूर वापस दिन आएंगे कि जहां डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका से लोग भारत आने चाहिए, न कि इंडिया से लोग वहां जाने चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसमें हमें सब गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूशन को सबको सोचने की जरूरत है और मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता कि हमारे बच्चे बाहर जाएं। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है और एजुकेशन को प्रैक्टिकली इंडस्ट्री रिलेवेंस के हिसाब से इन्हें प्रैग्मेटिक वे हमें डिलीवर करना चाहिए और वी शुड बी एज एन इंस्टीट्यूशन प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री शुड बी प्राउड ऑफ our students, parents should be the proud of the those children who are doing wonders in their respective organizations। जाते जाते उन इंस्टीट्यूट्स को, उन स्कूल्स को, उन कॉलेजेस को, उन यूनिवर्सिटीज को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा बना रहे हैं, किताबों के अंदर बता रहे हैं कि जो खजाना है वो किताबों के अंदर है, वो सच भी है, लेकिन अगर बात करें स्किल्स की, अगर बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, अगर बात करें डेवलपमेंट की, ब्रेन डेवलपमेंट की, क्या वो हम कर पा रहे हैं? और नहीं तो किस तरह से ये संभव है? बहुत कुछ हम नहीं कर पा रहे और काफी कुछ कर भी रहे हैं।
किताबें खजाना है नॉलेज की, इसमें कोई शक की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ किताबों तक हम लिमिटेड रहे तो शायद जो रेस इस वक्त चल रही 21st सेंचुरी में, इंफॉर्मेशन एज में, हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 चल रहा है। ये जो एक रेस चल रही है, इस रेस में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। Right. तो हम जैसे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि हमारा करिकुलम और उनका डिलीवरी प्लान इस तरीके का होना चाहिए कि जो किताबों की नॉलेज है वो ट्रांसफर होके स्किल में कन्वर्ट हो जाए और वो बिल्कुल हैंड्स ऑन हो, ताकि जैसे जरूरत हो वो उसको इस्तेमाल कर सकें। Right. अगर ये हम नहीं करेंगे तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। किताबें जरूरी हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के दौर में उनकी प्रैक्टिस को मिस नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें पैशनेटली उस पैशन को फॉलो करना चाहिए, जो पैशन एक पढ़े लिखे इंसान की पर्सनालिटी से खुशबू के जैसे बाहर आए। और वो पैशन जब हम बच्चों में दिला सकेंगे तो फिर वो बच्चे, उनके लिए कोई लिमिट और बच्चे कहीं नहीं रुकेंगे। बशीर बद्र की बड़ी गजल की 4 पंक्तियां हैं जो मैं पैशन और ऐसे पैशनेट लर्नर्स के लिए हमेशा कहता हूं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ऑन द फ्लाई अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हम चीजों की तह तक नहीं जा सकेंगे और तह में जाके जो मोती थे, जो पॉल्स थे, वो नहीं ला पाएंगे। तो बशीर बद्र इसी को इंटरप्रेट करते हैं कि पैशन ऐसा चाहिए, जुनून ऐसा चाहिए, जो जुनून हमें कुछ कर गुजरने की हमेशा अंदर से टेम्पटेशन और ड्राइव देता रहे कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है मेरी, राह में कभी मुड़कर मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब हुड्डा साहब। और आज की जो बातचीत थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही थी कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच भलेंद्र, आपने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच किया और इस बदलते परिवेश में जब एनईपी मैसिव लेवल पे देश में हर एक यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट कर रही है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे भी आह्वान करूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एकेडमिशियंस एंड एकेडमिक लीडर्स आप करते रहें, ये आगे बढ़ाते रहें। चूंकि याद रखें, हम सब लोगों को एक लिमिटेड वक्त मिला है, इसी लिमिटेड वक्त में हमें अपनी समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरना है। और अगर इसमें हम चूक गए तो लोग हमें अच्छे से हमारे बाद याद नहीं करेंगे और हम में से सब ये जरूर चाहते होंगे कि हमें हमारे बाद कुछ हमारे अच्छे कामों से याद किया जाए। तो हमेशा 4 पंक्तियां हैं मेरी बहुत फेवरेट, जो मैं इस पे कह के और यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा। जब हम नहीं होंगे तो लोग हमें इस बात से नहीं याद करेंगे कि हम किस ब्रांड की घड़ी पहनते थे, लोग हमें इस बात से भी नहीं याद करेंगे हम कितनी अच्छी बातें करते थे, लोग इस बात से भी नहीं याद करेंगे किस ब्रांड का कपड़ा पहनते थे, लोग इस बात से याद करेंगे व्हाट इंस्पिरेशन वी हैव लेफ्ट बिहाइंड अस। सो हमारे पीछे हमने क्या इंस्पिरेशन छोड़ा है, क्या प्रेरणा छोड़ा है, उनसे हमारी यूथ और बाकी जनरेशंस कैसे मोटिवेट हो रही हैं, कैसे इंस्पायर हो रही हैं। तो वो 4 पंक्तियां हैं कि कल ना हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा, जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरे, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हम एक डायरेक्टर से तो मिले ही, प्रोफेसर एम एन हुड्डा साहब से, जो कि भारतीय विद्यापीठ के डायरेक्टर हैं नई दिल्ली में, और एक पोइट भी हैं जो इन्होंने शायरी करी है, काफ़ी लाजवाब है। सो ये था आज हमारा प्रोग्राम द बिग पॉइंट, जिसमें आज हमने बात की एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि एजुकेशन दिन ब दिन बदल रहा है और एजुकेशन हासिल करना हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि बदलते समाज में अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा थंब है जिसको पकड़कर हम कई दरिया पार कर सकते हैं। तो ये था प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम द बिग पॉइंट। यहाँ मुझे यानी कि भलेंद्र सिंह विरमानी को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक और शख्स के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।